नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, भारत सरकार जैसी विशाल और जटिल मशीनरी बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कैसे चलेगी। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी सिस्टम को डीकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 5 की। ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं है, बल्कि वो अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है जिस पर हमारी केंद्र सरकार की पूरी नींव टिकी है। तो चलिए इस सिस्टम को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर हम मूल संविधान के अध्याय 1 की शुरुआत देखें तो बात शुरू होती है अनुच्छेद 52 से। ये स्पष्ट रूप से देश के सबसे बड़े पद यानी भारत के राष्ट्रपति को स्थापित करता है, और यहीं से इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाले बुनियादी नियम सेट होना शुरू हो जाते हैं। अब आज के हमारे इस सफर का रोड मैप क्या होगा? हम सबसे पहले संघ के इस ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर कार्यपालिका की बारीकियों पर बात करेंगे, उसके बाद सीधे भारत की संसद के अंदर चलेंगे, ये देखेंगे कि आखिर कानून बनते कैसे हैं, और अंत में चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के सबसे खास अधिकार यानी अध्यादेश पर। तो चलिए बिना देरी किए इस व्यवस्था का मंच तैयार करते हैं और संघ के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। अब देखिए, संविधान का जो भाग 5 है, जिसे संघ या द यूनियन कहा जाता है, वह असल में अनुच्छेद 52 से लेकर 123 तक फैला हुआ है। आप इसे वो मास्टर कोड मान सकते हैं जो सरकार के इस विशाल इंजन को चालू रखता है। सबसे अहम बात यह है कि ये कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 1 की तरफ, जहां कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच को विस्तार से समझाया गया है। अनुच्छेद 52 तो बिल्कुल साफ कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके ठीक समानांतर काम करता है अनुच्छेद 63, जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद स्थापित करता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति भी बना देता है। मतलब एक इंसान और दोहरी जिम्मेदारी। ये है हमारे संविधान की असली एफिशिएंसी। लेकिन हाँ, जहां इतनी बड़ी पावर होती है वहां जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होती है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की कड़ी शर्तें तय करता है और 60 में शपथ की बात की गई है। लेकिन इन सब में सबसे क्रूशल है अनुच्छेद 61। ये महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बताता है। ये साफ याद दिलाने के लिए कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं है। अच्छा, एक मिनट, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, अगर किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, तब क्या होगा? क्या पूरे देश का कामकाज एकदम से रुक जाएगा? ये सवाल बहुत बढ़िया है और इसका सटीक जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 65 में। ये साफ कहता है कि ऐसी किसी भी अचानक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेंगे। आप इसे हमारे संवैधानिक ढांचे का एक अचूक और इनबिल्ट बैकअप सिस्टम कह सकते हैं। और इन सब बातों से एक बात तो पूरी तरह साफ है कि सरकार चलाना कोई वन मैन शो नहीं है। ये एक पूरा टीम वर्क है। अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, जिनका काम ही है राष्ट्रपति को सलाह देना। और सच कहें तो वास्तविकता में यही सलाह देश की नीतियां तय करती है। इसके साथ ही कानूनी उलझनों में सरकार को सही राह दिखाने के लिए अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का भी प्रावधान किया गया है। चलिए अब हम अध्याय 2 का रुख करते हैं और चलते हैं सीधे भारत की संसद के अंदर। हमारी संसद को अगर आप देखें तो ये एक द्विसदनीय यानी 2 हाउस सिस्टम है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का स्ट्रक्चर तैयार करता है, जो मुख्य रूप से हमारे राज्यों के हितों की आवाज है। दूसरी तरफ है अनुच्छेद 81, जो लोकसभा की बात करता है, वो जगह जहां सीधे हमारे और आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। अब संसद का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे, इसके लिए नियम बहुत ही स्पष्ट हैं। अनुच्छेद 102 उन कड़े क्राइटेरिया की बात करता है जिनकी वजह से किसी को सांसद बनने से अयोग्य या डिस्क्वालीफाई ठहराया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सांसद निडर होकर अपना काम कर सकें, इसके लिए अनुच्छेद 105 उन्हें कुछ विशेष अधिकार और प्रोटेक्शन भी देता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, विधायी प्रक्रिया, यानी आखिर हमारे देश में कानून बनते कैसे हैं। कोई भी विचार या आइडिया एक पक्के कानून की शक्ल कैसे लेता है। इस सफर की शुरुआत होती है अनुच्छेद 107 से, जहां संसद में बिल पेश किए जाते हैं। अब मान लीजिए किसी बिल पर दोनों सदनों में ठन जाए, असहमति हो जाए, तो क्या होगा? ऐसे में अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक बुलाकर गतिरोध तोड़ा जा सकता है।
और इस पूरी यात्रा का क्लाइमैक्स आता है अनुच्छेद 111 पर, जब उस बिल पर राष्ट्रपति की अंतिम मोहर लग जाती है और वो कानून बन जाता है। लेकिन हाँ, जब बात पैसों की हो ना, तो मामला थोड़ा अलग ट्रैक पर चलता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों यानी मनी बिल्स के लिए एकदम अलग और विशेष प्रक्रिया तय करता है। अनुच्छेद 110 ये स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि आखिर मनी बिल माना किसे जाएगा, और अनुच्छेद 112 ये वो हिस्सा है जिसे हम और आप आम बोलचाल में सरकार का बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा के तीसरे और बेहद खास अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश। मैं सच कहूं तो ये पूरे संविधान के सबसे दिलचस्प मोड़ों में से एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां आपस में मर्ज हो जाती हैं। आप अगर अनुच्छेद 123 को देखें तो ये अध्याय 3 का इकलौता अनुच्छेद है और इसे हम भाग 5 का असली क्लाइमैक्स कह सकते हैं। बिल्कुल, अनुच्छेद 130 राष्ट्रपति को एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर देता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाने की। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए देश में कोई आपात स्थिति आ जाए और उस वक्त संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसे में कार्यपालिका तुरंत एक अस्थायी कानून बना सकती है। ये पावर्स का एक ऐसा ओवरलैप है जिसे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी या अर्जेंट सिचुएशंस को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, इस पूरे शानदार ढांचे को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर कोई अध्यादेश कार्यपालिका को सीधे कानून बनाने की इतनी बड़ी शक्ति दे देता है, तो हमारा मजबूत लोकतंत्र ये कैसे सुनिश्चित करता है कि इस अधिकार का कभी गलत इस्तेमाल न हो? यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती और उसका नाजुक बैलेंस है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।